जया बच्चन जी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, मुझे बताया क्या सही क्या गलत। इंडिया अलायंस जो है वो वाकई अभी इस स्थिति में आ चुका है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दे 2024 में। जनता अगर विपक्ष में हमें बनाने की जिम्मेदारी देगी, हम विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। महिलाओं को एक जुमला पकड़ा दिया गया है कि हाँ, हमने आपको आरक्षण दे दिया है, कब लागू होगा, किस रूप में लागू होगा, कौन से इलेक्शन से लागू होगा, किसी को नहीं पता। शायद 2029 में भी ना हो। 5 राज्यों के चुनाव हैं और जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें तो मोदी जी को एडवांटेज मिल जाएगा ना। 9.5 साल आपको लगा, वो भी आपने आगे की कोई तारीख दी है। आई डोंट सी हाउ इट विल पॉलिटिकली बेनिफिट एनीवन। ओबीसी वोटर को लेके बहुत माहौल है, लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को लग रहा है कि बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे पास ये डेटा भी आ जाए कौन सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, किसको समानता की ज़रूरत है, किसके पास ये टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ किसी तरीके से गलत है। संजय राउत साहब ने कहा है कि जो सीट हम 2019 में जीते थे उन सब पर जरूर लड़ेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। द रीज़न ये सीट शेयरिंग का जो आप बार बार उम्मीद करें कि सीधा नेशनल होनी चाहिए, हर राज्यों से बात कर राज्य के जो लीडर्स हैं उनसे बात कर होगी। नीतीश कुमार का नाम आगे आता है तो क्या शिवसेना सपोर्ट कर रही होगी? अगर देश के लिए अच्छा है, देश की जनता को सुहाता है, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। क्या कभी आप लोग आपस में बात करते हैं कि आज किसका नंबर है? हाँ, बिल्कुल। हम लोग मजाक में, जैसे आपने लाइटर नोट पे पूछा, हम भी लाइटर नोट पे ये चर्चा करते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर आपकी जो नेमसेक है उन्हें लेकर आपने हाल में एक बात कही थी। आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से वो उतरती हैं तो अवश्य जीतेंगी 2024 में। प्रियंका गांधी जी को जिताने का इतिहास बनारस रचेगा। बाला साहेब ठाकरे का एक बयान है जो बार बार घूमता है, वो सबसे ऊपर आ जाता है सर्च में, कि मैं जो है शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। बाला साहेब जी को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा कि जो लोगों ने पीठ में खंजर घोंपा, जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस है, उनको हमने उनकी जगह दिखाई। हिंदुत्व के मुद्दे से अलग हो रही है पार्टी, बाल ठाकरे के सिद्धांतों से अलग हो रही है पार्टी। एकनाथ शिंदे की बातों पे मैं नहीं आऊंगा। अरे एक सेकंड। राज ठाकरे की पार्टी ने भी यही कहा। मैं माफी चाहूंगी, मैं राज ठाकरे जी के इस बात का मैं टूल नहीं देना चाहूंगी। फार्मर सुसाइड रेट जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं का है तो महाराष्ट्र का है। आई एग्री विद यू। स्थिति इंप्रूव नहीं हो पाई क्योंकि ये कि लोन का सर्कल बन गया है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मेरा नाम वीर सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कमेंट उन्होंने किया, हमने अपनी आपत्ति बिल्कुल जताई है। राहुल गांधी को कितना बदलते हुए देखा। भारत जोड़ो यात्रा रही, वो काफी हद तक एक जो उनकी जो सोच रही है वो जनता तक पहुंची। आप जब शिवसेना में आई तो कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक जो उनकी राजनीति है उसमें असहजता फील हुई। मेरे बारे में तो क्या क्या टिप्पणियां नहीं हुई हैं और काफ़ी सालों से झेल भी रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी करी कि साहब की जो सरकार बनी उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, जब लेकिन सरकार छोड़ी गई, यानी कि वर्षा से चले गए उद्धव ठाकरे, वो बिना फ्लोर टेस्ट के चले गए। पावर इज नॉट एवरीथिंग। उद्धव साहब ने वो दिखा दिया, साबित किया। वो सत्ता का लालच नहीं था, वो जनता के मन में उन्होंने कहा मैंने फ्लोर टेस्ट इसलिए नहीं लिया कि जब अपनों ने ही मुझसे विश्वासघात किया तो मैं क्यों वहां पे कटघरे में खड़ा होकर मैं फ्लो टेस्ट कराऊं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर चले जाते हैं। शिवसेना का क्या स्टैंड है इस पर? आपका संविधान, जो हम संविधान देखते हैं, क्या वो हमारे धर्म से अलग है? उसमें शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। ओल्ड पेंशन स्कीम है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? मैं इस पे ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरा ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग मेरी उतनी है नहीं। आपको मंच पर कैसा लगा है? ऐसा हो गया कि मेरा पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस खास शो मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और मंच को आप इस कदर पसंद कर रहे हैं कि आपके सवालों की झड़ी लग चुकी है। जो नया सेगमेंट शुरू किया है सब्सक्राइबर सवाल, उसमें आज कई सारे सवाल हैं। हमारे मंचासीन अतिथि जो हैं आज प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी की जो शख्सियत है वो कई तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से होते हुए यूबीटी में, यूबीटी को एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ इसलिए वही खुद खास तरीके से बताएंगी, और वो अभी राज्यसभा में मेंबर हैं। इसके साथ साथ उनके बारे में उनसे कई सारे सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप अपनी लाइफ जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स से पहले होते हुए चलेंगे तो मज़ा अच्छा आएगा। पॉलिटिक्स से पहले काफ़ी लंबा समय हो गया, अब लगता है कि पता नहीं, काफ़ी बार बोल भी चुकी हूँ इसके बारे में कि राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। बस ये पता था देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, राष्ट्रपति कौन हैं और हमारे स्टेट में कौन चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं था।
पर जब मुंबई में 26/11 का हादसा हुआ था, उससे मेरे सोच और विचार में बहुत तब्दीली आई, जहाँ पे मैंने सोचा कि अगर हम लोग खुद एज सिटीजन्स हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं पॉलिटिकल स्पेस में, पॉलिसी स्पेस में, तो हमारे वील जस्ट बी अ टैक्स पेइंग नेशन, जहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ तो कर रहे हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ्रीडम्स मांग रहे हैं, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा रुझान उस तरफ बढ़ा, सोशल वर्क की तरफ, और बढ़ते बढ़ते फिर कांग्रेस पार्टी का जब शुरुआत हुई थी यूथ कांग्रेस को लेकर, जहाँ पे जो लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं उनको राजनीति से जोड़ने का जो मुहिम शुरू हुई थी यूथ कांग्रेस से, तब मेरा वहाँ से मैं जुड़ी थी, और वहाँ से और मैं आज यहाँ पर आपके मंच पे बैठी हूँ। ये मेरी जर्नी रही है। एक चीज़ शायद आपने स्किप कर दी कि आप कांग्रेस में थी और फिर आप शिवसेना में आई, जो अभी यूबीटी है, जो गुट है। जब आप आए थे तो आप कांग्रेस छोड़कर आए थे और उसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, और जो आपके हिस्से का सच भी रहा होगा, आपने बताया था किस कदर वहाँ बदसलूकी की जाती है और जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। देखिए, वो मैंने काफ़ी उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, और मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा कि वहाँ से शुरुआत हुई और आज मैं आपके मंच में हूँ, तो उस बीच में ये भी सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। शिवसेना में मैं जब आई थी तो उस समय पे भी मैंने कहा था, मैं ये नहीं, जो मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था वो मथुरा में स्पेसिफिकली कुछ लोगों को लेकर हुआ था, जिनकी मंशा थी वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। मेरे वहाँ पे जाने से उनको लगने लगा था कहीं ये चुनाव की टिकट ना मांग ले, तो और जो मेरा दूर दूर तक मंशा नहीं थी, पर उसी को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। विवाद में लेकर मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, वहाँ सितंबर का महीना था, मुझे याद है जन्माष्टमी, आप भी मथुरा के ही हैं, तो जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ वहाँ पर गई थी, और जो उन्होंने किया था वहाँ पे, जो बातचीत हुई और जो कहा सुनवाई हुई, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके बीच भी इन लोगों ने आपसी जो गुट थे लड़े थे, पुलिस को आना पड़ा था। मैंने ये सारा जाकर बताया था। उसकी वजह से 6 सस्पेंशंस भी हुए थे पार्टी में, पर वो 6 सस्पेंशंस जब चुनाव आया उनको हटा दिया गया और उनको वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया, मुझे बताए बगैर। और मेरी तकलीफ वहीं पे नहीं ख़त्म हुई थी। वहाँ पे सस्पेंशन के बाद जो मेरे पिताजी माताजी वहाँ पे बहुत जाते रहते थे, रहते मुंबई में हैं, पर जब मथुरा जाते थे उनको काफ़ी तकलीफ थी, वो जा नहीं पाते थे मथुरा। पर मैंने ये पार्टी को नहीं बताया था, क्योंकि मैंने कहा चलो उन्होंने मेरे कहने से 6 लोगों को सस्पेंड किया है, चाहती थी उनको टिकट ना मिले, क्योंकि इतनी उन्होंने मुझसे जिस तरीके से बात की थी, पर फिर भी टिकट उन्हीं को दिया गया और हार हुई उनकी, जो हार होनी थी हुई। डिपॉजिट भी जब्त हुआ। तो उसके बाद फिर जब ये डिसीजन हुआ उनको वापस लेने का, तो मुझे लगा जब वो अंदर आ रहे हैं, मेरा बाहर जाना बिल्कुल लाजमी बनता है। अगर हम आज की पॉलिटिक्स पे आते हैं प्रियंका जी, तो महिला आरक्षण बिल को लेके बहुत सारी चर्चा है पिछले कुछ दिनों से। तो मैं बड़े बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को बड़ी आपत्तियां हैं ओबीसी आरक्षण को लेके और दूसरी कई चीज़ों को लेके, लेकिन जब वोटिंग हुई दोनों हाउसेज में तो साथ में बिल दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि शिवसेना का स्टैंड क्या है। आप जिस रूप में पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, शिवसेना उसके साथ है या उसके साथ नहीं है? नहीं, हम शिवसेना उसके साथ है, पर जो हम उस चीज़ के साथ नहीं है। मैं आपको 3 चीज़ बताती हूँ जिसके साथ नहीं है। पहले तो हमने कानून पास किया है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली नहीं हो रहा है। दुनिया का आप कोई भी कानून ले लीजिए, कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट में पास होता है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। आप जो संविधान के चेंजेस अमेंडमेंट्स हमने किए थे, जब लोकल बॉडीज़ में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया था, वो इमीडिएटली नेक्स्ट इलेक्शन में लागू हुआ था। तो एक सहमति उसमें नहीं है। दूसरी सहमति उसमें नहीं है कि आपने उसको सेंसस से जोड़ दिया है। आपने कहा है पहले सेंसस होगा फिर हम निर्णय लेंगे। तीसरी चीज़ जिससे हम सहमत नहीं हैं वो ये है कि आपने उसको डीलिमिटेशन से जोड़ दिया है। अब जो यहाँ पर हैं सब जानते हैं कि दक्षिण और साउथ और नॉर्थ में इस बात को लेकर कितना कटाक्ष चल ही रहा है, विरोध चल रहा है, और ये पूरा मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ने ये बताया है जब तक पार्लियामेंट की सीट्स नहीं बढ़ेंगी या असेंबली में सीट्स नहीं बढ़ेंगी, तब तक हम महिलाओं को 33% नहीं दे सकते हैं। आपने ये कह दिया चलिए आप क्यू में आकर खड़े हो जाइए, पर दरवाज़ा जब हम चाहेंगे तब खुलेगा। तो इन तीनों चीज़ से बहुत आपत्ति थी जो हमने दर्ज कराई, जो मैंने अपने भाषण में दी भी। और मैं अभी भी कहूँगी कि महिलाओं को एक जुमला पकड़ा दिया गया है कि हाँ हमने आपको आरक्षण दे दिया है, कब लागू होगा, किस रूप में लागू होगा,
कौन से इलेक्शन से लागू होगा किसी को नहीं पता, शायद 2029 में भी ना हो। इंडिया गठबंधन की ज़्यादातर पार्टियों को ओबीसी आरक्षण को लेके भी उसमें एक प्रॉब्लम है, जिसका जिक्र आपने भी किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी कि अगर बात विचारधारा की है या बात स्टैंड की है, तो वो तो बिना कानून के भी 33% आरक्षण दिया जा सकता है ना महिलाओं को। आरक्षण का मतलब टिकट दी जा सकती हैं, तो कोई भी पार्टी क्यों नहीं देती है, इंक्लूडिंग शिवसेना, कांग्रेस। आप मत दीजिए भाई, कानून नहीं आ रहा है, लेकिन आप इलेक्शन में दे दीजिए 33% टिकट महिलाओं को। तो मैं आपको संविधान की तरफ लेकर जाऊंगी। जब संविधान की डिस्कशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उनका भी यही निर्णय था कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत ही क्या है, जब हम उनको इक्वल राइट्स दे रहे हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स दे रहे हैं। अमेरिका ने उसकी लड़ाई लड़ी, अमेरिकन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, यूरोपियन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी अब वोट के लिए। हम तो महिलाओं को इक्वल अधिकार दे रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये चर्चा हुई थी रिजर्वेशन को लेकर कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, जहाँ पे वो 15 फीमेल मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप सरोजनी नायडू जी की रिपोर्ट पढ़ेंगे जहाँ पे ये प्रपोज किया गया था कि ये होना चाहिए, उन्होंने रिजेक्ट किया था इस आइडिया को कि इंडिया, आप ये सोचिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो इतने फ्यूचर उनका विजनरी थे कि महिलाओं को इक्वल अधिकार होना चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंसेस हमने बनाए, डिफरेंसेस राजनीतिक पार्टियों ने बनाए, डिफरेंसेस विनेबिलिटी ने बनाए, डिफरेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ ने बनाए। और अगर हम ये अपॉर्चुनिटीज़ को हम नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है, तो सारी पार्टीज को मैंडेट कर दो। मेरा मानना एक और चीज़ है, एक मेरा जो बाला साहेब ठाकरे जी का मानना था कि आप सारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज से कह दीजिए कि 33% आरक्षण आप अपनी पार्टी के अंदर अंदर महिलाओं को चुनाव में देंगे। किस रूप में देंगे, कौन सी वर्ग की महिलाओं को देंगे, क्या कास्ट इक्वेशंस होंगे, क्या राइट्स होंगे, वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। ये भी किया जा सकता था, बट नहीं हुआ है और ये आरक्षण आया, सो आई वेलकम इट। पर लागू होना ज़रूरी है, वो मेरा बस एक सिंपल ये मांग है। ये सवाल का जो एक्सटेंशन जाता है वो ये है कि अगर आप 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं 48 में से, मैं एग्जाम्पलरी कह रहा हूँ, तो 7 सीटें आप खुद से दे दीजिए महिलाओं को। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर सारी पार्टीज ने ये किया होता तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारी पार्टी को छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी को बता दीजिए आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं हुआ 75 साल में। जवाब बस ये है, 75 साल में किसी ने नहीं किया। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कशन था कि हम सब करेंगे, होते होते किसी को नहीं किया, किसी ने नहीं किया। बीच में आरक्षण आया, लोकल बॉडीज़ में आया। अब हमारे राज्य में जैसे महाराष्ट्र में 50% है महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज़ में, 33 से 50% हो गया है। अब आप शिवसेना का पूछेंगे तो हमारी मेयर महिला है, डिप्यूटी चेयरपर्सन महिला हैं। आप लोग अगर हम विनेबिलिटी भी देखते हैं, हमारी ज़्यादा महिलाएँ चुनकर आती हैं लोकल बॉडीज़ में। तो पार्टीज, अब जैसे आप टीएमसी को ले लीजिए, आप बीजेडी को ले लीजिए, उन्होंने किया है और सब लोग एक अपना आई वुड से पाइपलाइन बन ही रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा वोट करने आ रही हैं और वो अपना निर्णय लेकर वोट कर रही हैं, अपने अनुसार वोट कर रही हैं। तो वो एड्रेस कॉन्स्टिट्यूंसी को करना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं अरे आप ये भी कर सकते थे, अरे आप ये भी कर सकते थे, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के भी ड्राफ्ट में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि 33% ऑफिस बेरर्स महिला होंगी, पर आप आंकड़े देख लेंगे, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 33% नहीं है उनकी कोई भी ऑफिस कमेटीज में, चीफ मिनिस्टर कोई महिला नहीं है उनकी। आपने कहा किसी ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने कर दिया। तो अब जो चुनाव हैं, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें तो मोदी जी को एडवांटेज मिल जाएगा ना। मैं मानती हूँ एडवांटेज, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, पहले मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज की बाद में चर्चा करूंगी। मैं पॉलिटिकल एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जेंडर जस्टिस की बात है। जेंडर जस्टिस तो हुआ नहीं है। आपने एक कानून बना दिया है जो फ्यूचर में कभी लागू होगा। कब लागू होगा? आपको अब पॉलिटिकल एडवांटेज, क्या पॉलिटिकल एडवांटेज आपको मिल रहा है? क्या आप इमीडिएटली महिलाओं के आप संख्या देखेंगे ज़्यादा पार्लियामेंट में? नहीं देखेंगे। क्या आप इमीडिएटली देखेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जाकर, खुद भारतीय जनता पार्टी खुद अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में लिखा है 33% करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ इनको पॉलिटिकल एडवांटेज भी नहीं है। ये विंटर सेशन में भी हो सकता था, अगर आपका इमीडिएट रोल आउट नहीं है तो विंटर सेशन में हो सकता था। महिलाएं आपसे पूछेंगी, आपके 9.5 साल पहले भी आपके मैनिफेस्टो में था, 2014 के मैनिफेस्टो में आपका था, आप तो पूर्ण बहुमत से आए। अब आप देखिए राजीव गांधी जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की थी, उसके बाद ये संविधान पास हुआ, महिलाएं आईं, फिर उसके बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आई है तो मोदी जी की आई है। तो आप उसी, अगर आपका मंशा थी
पॉलिटिकल एडवांटेज लो या आप पॉलिटिकल अस्ट्यूटनेस लो, जो भी लीजिए, आप पास कर सकते थे। 9.5 साल आपको लगा, वो भी आपने आगे की कोई तारीख दी है। आई डोंट सी हाउ इट विल पॉलिटिकली बेनिफिट एनीवन। अगर चुनावों में उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, बाकी पार्टियों ने ये नहीं किया, तो फिर आपका डिफेंस क्या होगा? क्या आप ये कहेंगे कि किसी पार्टी ने नहीं किया था और मोदी जी ने कर दिया, इसलिए उनको इसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं के पक्ष में कोई लिया गया कदम नहीं है? मैं आपको कह दूं कि हमने सबने पूर्ण बहुमत से इसको पास किया है। लोकसभा में 2 लोग हैं जिन्होंने उसको समर्थन नहीं दिया। वो कौन सी पार्टी हैं वो हम सब जानते हैं। MIM उन्हीं का दूसरा पहलू है, बाकी सबने समर्थन दिया है। तो ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये महिलाओं की लड़ाई हो रही थी। जब राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका था, लोकसभा में नहीं हो पाया, तो ये लड़ाई कोई राजनीतिक पक्ष नहीं कह सकता ये मेरी जीत है। ये जीत देश की महिलाओं की है। ये जीत उस संघर्ष की है जहां हमने संविधान में शुरुआत तो की थी समानता की, पर समानता मिला नहीं। पर अभी भी समानता नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास तारीख नहीं है। तारीख दे देते, मैं तो कहती हूँ इट वॉज द बिगेस्ट थिंग ही कुड हैव डन। वो उनके लिए एक एडवांटेज होता। देखिए, मैंने जो कहा करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। आजकल ओबीसी वोटर को लेके बहुत माहौल है। लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को लग रहा है कि बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है और इसी को लपक के 2024 के चुनावों में हम अपनी नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि जब जातीय जनगणना बिहार की रिलीज़ की 2 अक्टूबर को नीतीश सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि ये जातियों में बांटना चाहते हैं हमारे देश को, हमारे समाज को, और सबसे बड़ी जाति तो गरीब है जिसके वेलफेयर के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बीजेपी काम कर रही है। यानी उन्होंने एक बड़ा शामियाना खींचा जिसके नीचे तमाम जातियाँ आकर खड़ी हो सकती हैं, गरीब तो कोई भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि उनके इस नैरेटिव का काउंटर जाति वाली फिलॉसफी, जाति वाला नैरेटिव कर सकता है? नहीं, हमें कोई काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं गरीबों के लिए, आपका कहना है गरीबी ख़त्म करना है, पर गरीबी के आप आंकड़े देखिए, महंगाई के आप आंकड़े देखिए, बेरोज़गारी के आप आंकड़े देखिए, उसी से साबित हो जाएगा। जाति जनगणना एक बात है, आप जब सेंसस होता है, सेंसस में रिलीजन का पता करते हैं या नहीं करते हैं? रिलीजन का पता होता है, आपको ये पता है माइनॉरिटीज़ कितनी हैं, हिंदू फेथ फॉलो करने वाले कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं। तो अगर हमारे पास ये डेटा भी आ जाए, कौन सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, किसको समानता की ज़रूरत है, किसके पास ये टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ किसी तरीके से गलत है। और ये नैया पार करने की बात, लो हैंगिंग फ्रूट की बात आप जो बोल रहे हैं, तो मेरा सवाल बस ये है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल को एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह नहीं देखा? उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से एक स्पेशल सेशन बुलाकर रातों रात, आपके पास एजेंडा नहीं था, एजेंडा बनाया गया है, वो लो हैंगिंग फ्रूट आपने देखा, चलिए ये लो हैंगिंग फ्रूट है, हम ये एक्ट पास तो कर देते हैं, हम लागू नहीं करेंगे। नैया पार करने के लिए आपने महिलाओं के कंधे पे आपने अपनी वो चलाई है, बंदूक चलाई है, गोली चलाई है। पर महिलाएं भी कह रही हैं हम गोली क्यों खाएं जब आपने पूरा एक्चुअली हमें हाजमोला की गोली दी है तो हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी जगह चाहिए। सो द पॉइंट ये है कि गरीबी की बात करने वाले जो लोग, भ्रष्टाचार की बात करने वाले वो लोग, महिला सम्मान की बात करने वाले, किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले, बहुत सारे मुद्दे थे। 2014 में भी, 2019 में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ था। वो लोग आज कहाँ हैं? आज जब गैस का सिलेंडर का दाम इतना बढ़ जाता है, वो लोग कहाँ हैं जो छाती पीटते थे और रास्तों पे आते थे? वो लोग कहाँ हैं जब अरहर दाल हो, चावल हो, घी हो, तेल हो, राशन का सामान महंगा हो? वो कहाँ हैं? बेरोजगारी की बात करते, भ्रष्टाचार, चलिए अब भ्रष्टाचार पे आते हैं। एक ही अदानी बचाओ अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम शुरू हुआ 2014 से, और जो उनकी सक्सेस ट्रैजेक्टरी है वही सक्सेस ट्रैजेक्टरी बीजेपी की है। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या बताता है कि आर वी ओके विद दिस? और मैं पूछती हूँ एज अ नेशन, वोटर होने के नाते, क्या मैं इस बात को लेकर मंजूर हूँ कि हाँ आप बड़ी बड़ी मुझे बातें देते रहें और बातें करने के बाद, जीतने के बाद आप उसको जुमला कह दें? नहीं, मैं इससे वाकिफ नहीं रखती हूँ। मैं सवाल पूछूंगी, एंड आई थिंक हर वोटर के मन में ये सवाल आएंगे, नॉट जस्ट बिकॉज मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, पर जनता देख रही है कि उनका पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो उनके हाथ में अगर आप काम दे देते, रोजगार दे देते, वो आपसे, उनके राशन की उम्मीद नहीं होती आपसे।
आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप उसको वाह भाई वाह कहते हैं और बार बार उनके मुंह पे बोलते हैं मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। क्या आप मुफ्त में दे रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से आप पैसा लेते हैं हमसे। आज भले ही मैं इनकम टैक्स पेई हूँ, कोई इनकम टैक्स पेई के ब्रैकेट में नहीं आती है, महिला नहीं आए या पुरुष नहीं आए, पर वो जीएसटी जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस नेशन में, तो आप कुछ मुफ्त नहीं दे रहे हैं। ये बरगलाने की बात है। इंडिया अलायंस जो सीधी सीधी पहली अपनी बैठक में ये कहता है कि हमारा एक मकसद है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना पटना में। मतलब आगे अब फिर अपने प्रोजेक्ट बढ़ते हैं। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जो है वो वाकई अभी इस स्थिति में आ चुका है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दे 2024 में, या 6 महीने बाद इस स्थिति में आ सकता है? क्योंकि देखिए डिफरेंस जो है वो सिर्फ बीजेपी से अगर इंडिया अलायंस का देखा जाए तो वो करीब 2 गुना है, और एनडीए अगर जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि एनडीए में अब वो दमदारी बची नहीं है, ये सत्य है, लेकिन फिर भी आप सीटों का उत्खनन कहाँ से करेंगे, कहाँ से सीटें लेकर आएंगे? सबसे पहले तो मैंने कहीं नहीं सुना जहाँ इंडिया अलायंस ने ये कहा हो कि हमारा एक ही मकसद है मोदी को हराना। कहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। पटना में जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया कि जिस तरीके की तानाशाही, अगर आप तानाशाही को मोदी से जोड़ना चाहें तो आप यू आर मोर देन वेलकम, वो आपकी सोच होगी, वो हमारी नहीं है। हम कह रहे हैं प्रजातंत्र के उसूलों का पालन होना चाहिए, संविधान के उसूलों का पालन होना चाहिए। तानाशाही देश में नहीं चलेगी। तानाशाही का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे आप एक फ्री प्रेस हो, जहाँ प्रेस तीखे सवाल अपने प्रधानमंत्री से क्या मंत्रियों से कर पाए, वो चिड़ कर भाग ना जाए मंत्री और प्रधानमंत्री सवाल ही ना लें। तानाशाही क्या है कि अगर जो तीखे सवाल पूछे भी आप जवाब भले ही ना दो, आप उनके लोगों के घरों पे छापे मार दें। आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, चलिए मैं कहती हूँ आप उसको भी दरकिनार कर देते हैं, पर आप 47-45 लोगों के घर पे छापे मार देते हैं, चीज़ें उनके घरों से लैपटॉप ये सब उठा लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी प्रजातंत्र का उसूल है? अब संविधान की बात आते हैं। महाराष्ट्र में एक पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी को तोड़ा, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाई थी। अगर इनके सुख में दुख में हम इनके साथ थे, जब 2 सीट पे थे तब साथ थे, नितिन गडकरी के समय पे साथ थे, अडवाणी जी के समय के साथ थे, राजनाथ सिंह जी के समय साथ थे, जब सीट्स अच्छी नहीं आती थी तब साथ थे, सीट्स अच्छी आती थी तब आपके साथ थे। फिर भी आपने हमारी पीठ में खंजर घोंपकर हमारी पार्टी खत्म करने का काम किया। आपने एक सरकार को गिराया और आप कहते हैं कि ये संविधान के उसूल नहीं है, ये तो चाणक्य नीति है। मैं कहती हूँ चाणक्य भी सोचते होंगे कि बार बार मेरा सस्ते में नाम लिया जा रहा है, इन लोगों को, ऐसे लोगों को चाणक्य बताया जा रहा है जो बेईमानी कर कर सत्ता में रहते हैं। वो अकल लगाकर सत्ता में रहे, ये बेईमानी कर कर रहते हैं। तो हाँ, ये हमारा है कि अलायंस में जनता की बात हो, मन की बात 9.5 साल सबको ये प्रेशर डाला जाता है कि ये एजेंसीज को भेज दिया जाता है कि कौन कितने लोग सुन रहे हैं मन की बात। मैंने आज तक नहीं सुनी है मन की बात, क्योंकि मैं जन की बात सुनना चाहती हूँ। जन की बात हो तो हमारा एजेंडा ये है, जनता को पसंद आएगा, जनता हमें चुनकर लाएगी। जनता अगर विपक्ष में हमें बनाने की जिम्मेदारी देगी, हम विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पर ये बात ज़रूर बताऊं कि विपक्ष में रहने के बाद हमारी फार्म बिल हो, लैंड बिल हो, सारे जो ऐसे मुद्दे थे जो जनता के खिलाफ जा रहे थे, हमने उन मुद्दों को उठाया है, प्रखरता से उठाया है। सस्पेंड हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हमारे माइक्स बंद हुए हैं, सब कुछ हुआ है, पर हम ये काम करते रहे हैं। तो अलायंस जनता की बात करेगा, मन की बात नहीं होगी, जन की बात होगी। प्रियंका जी, इंडिया अलायंस में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या उस पर डिस्कशन वगैरह हो गया है क्या? थोड़ा बहुत भी अभी शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत ज़रूर होगी और एक व्यापक चर्चा ज़रूर हुई है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हुई है। पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में तीसरा समिट हुआ था और उसमें हमने आगे बढ़कर हमने कोर कमेटी ग्रुप बनाए, हमने वेरियस ग्रुप्स बनाए हैं जहाँ पे बहुत अच्छा संवाद, इंटरेक्शन चलता रहता है। कुछ ऐसे निर्णय लिए जो काफ़ी लोगों को चुभे भी, और आने वाले समय में कुछ ऐसे निर्णय लेंगे भी जहाँ पे जो मॉरल कंपेस होता है ना इस देश का, वापस रीसेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए भी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, सीट डिस्कशन होगा, लेकिन संजय राउत साहब ने कहा है कि जो सीट हम 2019 में जीते थे उन सब पर ज़रूर लड़ेंगे। अब बिना डिस्कशन के और बिना किसी कैलकुलेशन के अगर उन्होंने कह दिया है तो ये एक्सेप्टेंस शायद इंडिया अलायंस में हो गया होगा कि हाँ संजय जी कह रहे हैं तो मान नहीं लेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। द रीज़न ये सीट शेयरिंग का जो आप बार बार उम्मीद करें कि सीधा नेशनल होनी चाहिए, हर राज्यों से
बात कर राज्य के जो लीडर्स हैं उनसे बात कर होगी। आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में ये चर्चा नहीं हुई है? मैं तो पूछ ही रहा हूँ। मैं भी आपसे बोल रही हूँ, आपने इतने कॉन्फिडेंस से मुझे ये बात की। मैंने कोट किया संजय जी को। एक है इंडिया अलायंस, राइट, एक है महाविकास आघाड़ी हमारे राज्य में। आप संजय राउत जी को कोट कर रहे हैं, है ना? तो हम भी उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि आपको क्या पता कि राज्यों में बातचीत चल रही है कि नहीं, कुछ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हुई हैं कि नहीं। आपने मुझसे इंडिया के बारे में पूछा, मैंने हाँ वो चर्चा का विषय है, चर्चा होगी, पर हर राज्य में अपने अपने हिसाब से चर्चा होगी और डिस्कशन होगा। मैम, आप इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पटना भी गई थी, आप मुलाकात हुई थी वहाँ, उस वक्त आप जब नीतीश कुमार और तेजस्वी से मिली थी, उसके बाद फिर बैठक हुई, फिर नीतीश कुमार का नाम चलने लगा कि क्या नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार होंगे। जब मुंबई में बैठक होने लगी तो उस वक्त सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल के आ रही थी कि आपकी पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार अगुवाई करें, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं वो बहुत दूर होते चले गए हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन की मतलब अगुवाई करने से। नीतीश कुमार कहीं छूट रहे हैं और कांग्रेस एक बड़े रोल में आ गई है अब, हालांकि शुरुआत ये पूरी नीतीश कुमार ने की थी। नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत टीम वर्क चल रहा है। शुरुआत उन्होंने की, एक सेंस मिला कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस आइडिया को आगे लेकर जाना चाहिए कि नहीं, समर्थन मिला, सारी पार्टियों का समर्थन मिला और जाकर फिर ये रूपरेखा बनी जहाँ पे सारे पार्टीज साथ में आई हैं। हो सकता है आते आते बहुत सारी जो एनडीए में 37-38 बताते हैं वो भी शायद छूट जाएं। और मैं बताऊं द पार्ट अबाउट ये जो अलायंसेस हैं, इनके 37 अलायंसेस हैं, 22 पार्टीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पार्लियामेंट में। 22 पार्टीज़ ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, या 3 या 4 एमपीज़ हैं। तो इनके सिर्फ 3 अलायंस पार्टनर्स हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी, और उसी के माध्यम से इनको लगता है हम 2024 जीत लेंगे। बट कमिंग बैक टू नीतीश जी का बहुत स्पष्ट है कि उनका पूरा कंट्रीब्यूशन ये था कि कंसेंसस बिल्डिंग हो, कि एक समन्वय बने सब में, और जो लार्जर आइडिया है। देखिए, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मैं बिहार में हमारी राजनीति कोई है नहीं, ना हमारी उत्तर प्रदेश में है। तो जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनका दायित्व वैसे ही बढ़ेगा, क्योंकि उनको ही सारा कोऑपरेशन करना पड़ेगा, उनकी सारी जगह एक एक से तो है, सीट शेयरिंग की बात हो, सबकी बात हो। तो वो उसमें कांग्रेस ने अपना आगे बढ़कर लिया है, और कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि ना प्रधानमंत्री के दावेदारी में है, ना वो इस रूप में आएंगे कि रोड ब्लॉक्स क्रिएट करें, समन्वय बनाएंगे, और उसमें नीतीश जी का पूरा सहयोग है। नहीं, अगर नीतीश कुमार का नाम आगे आता है तो क्या शिवसेना सपोर्ट कर रही होगी? हमने शुरू से कहा शिवसेना का योगदान इस अलायंस में ये है कि हमें प्रजातंत्र और संविधान के उसूलों को बचाना है, और जो तानाशाही चल रही है उसको ख़त्म करना है। उस रूप में कंसेंसस बिल्डिंग में जो भी नाम आता है वो हम उसका समर्थन करेंगे। अगर आंकड़े होते हैं, नाम आता है, और अगर देश के लिए अच्छा है, देश की जनता को सुहाता है, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। आप और स्मृति ईरानी जो बीजेपी की नेता है, उनके बीच में काफ़ी विवाद रहा है, आपने भी उनका मजाक उड़ाया था कोई गाना गाकर। तो आपको कैसा लगता है, मतलब आपकी क्या राय है? आपको गाना कैसा लगा था? वो सवाल ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है, राजनीति में है, वाद विवाद तो होते रहते हैं, और मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया था, उन्होंने अपना खुद का मजाक बनवाया था। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर एफिडेविट ठीक डाला होता तो शायद मुझे मजाक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना गाना गाने की ज़रूरत पड़ती। रही बात वाद विवाद की, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं शायद आपको ये याद नहीं होगा, क्योंकि वो गाना गाने के बाद उन्होंने एक बार, मुझे याद है, उन्होंने बड़ी आपत्ति जताई थी जब किसी ने उनके बारे में कुछ उनके एक्टिंग के बारे में कहा था। उन्होंने मुझे हर शो में जाकर, शायद आप लोग को याद नहीं होगा, हर शो पे जाकर कहा उस गाने वाली से पूछो, उस गाने वाली से पूछो। आज वो महिलाओं के सम्मान की जब बात करती हैं और ऐसी इस भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो हाँ, मनमुटाव होता है कि कितनी हिपोक्रेसी एक इंसान में हो सकती है कि आप इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लेकर बैठी हैं, पर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासन में है, आप उस समय पे चुप रहती हैं। राष्ट्रपति को गलती से उनके मुंह से वो अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी निकल गया, आपने इतना बड़ा हंगामा राज्यसभा में, लोकसभा में रचा, और सोनिया गांधी जी से माफ़ी मांगो की गुहार लगाई। आपके मुंह पे फेविकॉल क्यों चिपक गया जब मणिपुर की महिलाओं की बात आई? वो भी ट्राइबल महिलाएं हैं, पर फेविकॉल उस पर भी लग गया जब वहाँ पे घटनाएं ऐसी होती हैं। ब्रिजभूषण सिंह के साथ बगल में आप बैठते हैं, किस मुंह से आप बैठते हैं? आप मुझे गाने वाली कहती हैं, तो अगर आपके बारे में फिर कुछ कहें तो आपको कटाक्ष लगने लगता है।
तो मैं इसमें हिपोक्रेसी में वॉट अबाउटरी में नहीं जाना चाहूँगी। मैं बस ये कहूँगी मेरी राजनीति जो रही है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। मेरी जो इंटरव्यूज़ भी देख लेंगे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। माई लाइफ हैज़ बीन एन ओपन बुक, और जो बोलती हूँ वो करती हूँ, जो नहीं बोलती वो नहीं करती। दो सवाल है मेरे आपके लिए। पहला तो ये कि आप लोग जिसके साथ इन दिनों महाराष्ट्र में अलायंस में हैं, या फिर आप लोगों ने जो इंडिया अलायंस बनाया है, हमारे पेज पर एक बाला साहेब ठाकरे का एक बयान है जो बार बार घूमता है, वो सबसे ऊपर आ जाता है सर्च में, कि मैं जो है शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। आज जब आप लोग राहुल गांधी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, कांग्रेसियों के साथ उठते बैठते हैं, कैसा लगता होगा बाला साहेब ठाकरे को? खासकर उद्धव ठाकरे को कैसा लगता होगा? क्या जस्टिफाई करिएगा इसको? और दूसरा सवाल यह है कि जिस बड़े भाई होने की लड़ाई के कारण आप लोग निकल आए बीजेपी का साथ छोड़ के कि बड़ा भाई कौन होगा, अब जब महाविकास अघाड़ी में बैठते हैं आप लोग और आप लोग एनसीपी को अपने से बड़ा पाते हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? क्योंकि एल्गोरिदम से स्पीचेस सामने आती हैं, तो आप एल्गोरिदम के हिसाब से आप लोग अचानक से बाला साहेब जी ने क्या क्या कहा था आपको याद आते हैं। बाला साहेब जी का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में। शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल पार्टी का है। पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि पीडीपी के साथ आप अलायंस कर सकते हैं, लिखा था। नहीं, उनका बयान है, मैं इसलिए कोट किया मैंने उनका बयान। एक ही बयान नहीं है उनका, मैं आपको अभी एक वीडियो उनका दिखा दूं जहां उन्होंने कहा है, बीजेपी पे कटाक्ष किया है। आई विल जस्ट से वन थिंग, आप कहते हैं जब उठते बैठते राहुल गांधी जी के साथ हैं, मैं आपको वो भी फोटो दिखा दूं जहां इंदिरा गांधी जी खुद बाला साहेब ठाकरे जी से मिलने आई थी। फोटो दिखा देती हूँ क्योंकि वो एल्गोरिथम में ऊपर नहीं आता होगा, आप लोग को शायद नहीं पता। मैं आपको ये भी बता दूं, प्रतिभा पाटिल जी जब राष्ट्रपति बनी थी, शिवसेना ने कांग्रेस का समर्थन दिया था। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं बाला साहेब जी को कैसा लग रहा होगा? बाला साहेब जी को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा कि जो लोगों ने पीठ में खंजर घोपा, जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस है, उनको हमने उनकी जगह दिखाई। बिल्कुल अच्छा लगता होगा उनको। उनको ये अच्छा लगता होगा कि जब उद्धव साहब ठाकरे जी के ऊपर ये सब इन लोगों ने इतने सारे कटाक्ष किए, वो पूरे एज अ जेंटलमैन वो खड़े रहे और उन्होंने लड़ाई लड़ी है कोविड के कार्यकाल में। आज उनको बहुत अच्छा लगता होगा जब सुनते होंगे कि जब 2.5 साल के बाद उनकी पार्टी में ही दगाबाजी भारतीय जनता पार्टी ने कराई, वो अपने शब्दों पे खड़े रहे उद्धव साहब ठाकरे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना ज़्यादा ठीक समझा रादर देन अपने वर्ड से पीछे मुकरना। उनको गर्व होता होगा अपने बेटे पे और अपने ग्रैंडसन पे कि आज वो लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं, जो उनके दोस्त होते थे एक समय पे, अब दुश्मन से ज़्यादा वो लोग दुश्मनी निभा रहे हैं, उनके साथ डट कर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप अगर मुझसे पूछो कि बाला साहेब जी को कैसा लग रहा होगा, गर्व हो रहा होगा कि आज आपने पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरीके से ख़त्म होने नहीं दिया। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाय, आज मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाइज में कौन उनके साथ खड़े हैं? तो जो धोखा करता है उसको सबक सिखाना ज़रूरी होता है, और वो बाला साहेब जी की पार्टी ने उनको कर दिखाया है। और दूसरा आपका सवाल, बड़े भाई के लिए आपने छोड़ा। बड़ा भाई, आप कह रहे हैं एनसीपी बड़ा है। हमारे ज़्यादा एमपीज़ हैं, हमारे ज़्यादा एमएलएज हैं, हमारे एमएलसी ज़्यादा है, हमारे राज्यसभा में हाँ उनके एक ज़्यादा है, हमारे कैंडिडेट ज़्यादा है, तो कौन बड़ा भाई है? तो एनसीपी से आप लोग बड़े हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आप लोग। अब महाराष्ट्र में अगर आप आंकड़े देखेंगे, यही होता है, हम जब नेशनल लेवल नेशनल लेंस से देखते हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, हम शायद कहीं भूल जाते हैं। आप आंकड़े देख लीजिए एनसीपी के टूटने के बाद भी, और शिवसेना को देख लीजिए एमपीज़ के नाम में भी, कांग्रेस को देख लीजिए और बीजेपी ये एनसीपी को देख लीजिए, तीनों में हम बड़े हैं। एक लंबे समय से शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव रही। बाल ठाकरे पर्दे के पीछे से भी और कई बार आगे आके फ्रंट पर भी वो सरकारें बनवाते रहे और ज़रूरत पड़ी तो गिराते भी रहे, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो सबसे बड़ी बात यही कही गई विपक्ष के द्वारा कि देखिए अब बाल ठाकरे के जो सिद्धांत हैं उनसे अलग हट रहे हैं। जब पार्टी अलग टूटी तब भी जो लोग अलग हुए थे पार्टी से, उनका भी यही कहना था क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे से अलग हो रही है पार्टी, बाल ठाकरे के सिद्धांतों से अलग हो रही है पार्टी, इसलिए हम भी अलग हो रहे हैं। सबसे पहले किसने का कौन अलग हो रहा है? बीजेपी नहीं, जो एकनाथ शिंदे गुट के, एकनाथ शिंदे की बातों पे मैं नहीं आऊँ। अरे एक सेकंड यार, राज ठाकरे की पार्टी ने भी यही कहा। राज ठाकरे की पार्टी तो हमसे बहुत पहले दूर हो चुकी थी। उनका कहना है कि आप बाल ठाकरे के सिद्धांतों से अलग हो रहे हैं। अब राज ठाकरे किस हिसाब से हमें बताएंगे कि हम किसके सिद्धांतों से दूर हुए? जो खुद बाला साहेब ठाकरे जी जब थे उनके सामने उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें आकर लेक्चर दे किसने किसको छोड़ा?
पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं राज ठाकरे जी के इस बात का मैं तूल नहीं देना चाहूँगी। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे, अब आप देखिए कितना अजीब है, 2.5 साल तक आपने 3 मंत्रालय संभाले, 3 मिनिस्ट्री संभाली। जब बन रहा था सेकंड, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो 2019 में पार्टी से जुड़ी हूँ। 2019 में जब पार्टी से जुड़ी, हमें पता था कौन बड़े लीडर्स हैं, जिसमें से एकनाथ शिंदे जी सेकंड मोस्ट टॉलेस्ट लीडर हैं। यूडी मिनिस्ट्री दी, पीडब्ल्यूडी दी, सारी मिनिस्ट्रीज दी, आपने ओथ लिया। कोई आपको ऐसे हाथ पकड़कर किसी ने आपका ओथ दिलवाया था? किसी ने नहीं, आप अपने मन से गए। अरे आप बाला साहेब जी के विचार ये नहीं थे कि आपने कहा मुख्यमंत्री कभी नहीं बने, तो मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने कभी भी जो भी मुख्यमंत्री शिवसेना का बना, कभी उनको दिल्ली दरबार में झुकने को नहीं कहा, जो यहाँ पे रोज जाकर हर हफ्ते जाकर झुकते हैं। हर निर्णय यहाँ दिल्ली से होता है। ये महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा, ना बाला साहेब ठाकरे जी की राजनीति ने देखा। अब आप हिंदुत्व का एजेंडा पे आइए। हिंदुत्व के एजेंडा से कौन दूर हुआ, कौन नहीं हुआ, वो जग जाहिर है। आप अयोध्या राम मंदिर बनना चाहिए, 2019 के चुनाव से 1 साल पहले खुद उद्धव साहब अयोध्या पहुंचे थे और कहा था कि अगर ये मंदिर नहीं बनता है, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ेगा। तब भारतीय जनता पार्टी ने उठकर सुप्रीम कोर्ट में ये फिर से शुरुआत की थी। जब ये निर्णय आया और जब ये मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो हम पहली पार्टी थी जो अयोध्या गए और हमने एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमने एक भव्य मंदिर का डोनेशन दिया है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार ये थे कि ये जो औरंगाबाद का नाम है बदलना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस में होते हुए हमने वो नाम बदला है, तो किसने किसको छोड़ा? कौन सा हिंदू धर्म हमें सिखाता है पीठ में खंजर घोपो, जो एकनाथ शिंदे जी ने किया? कौन सा धर्म सिखाता है कि जिन्होंने आपको हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाया, आप उनका हाथ ही नहीं छोड़ते हैं, आप उनको खत्म करने का काम करते हैं? कौन से धर्म ने सिखाया है कि पैसे के बलबूते पे सत्ता का मौज लो? कौन से धर्म ने सिखाया है बेईमानी कर कर आप सत्ता के सुख भोगो? तो हिंदुत्व की प्लीज पाठ ये लोग ना पढ़ाएं, जिन्होंने हर मापदंड से, पार्टी से लेकर, अपनी राजनीति से लेकर, किसी के विचारों से लेकर गद्दारी की हो। प्रियंका जी, हाल ही में राजस्थान में एक विधायक ने शिवसेना ज्वाइन की है, राजेंद्र गुढ़ा, जो लाल डायरी को लेकर काफी चर्चाओं में आए। मैं क्लियर कर दूं, वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो शिंदे सेना में है। यही सवाल है कि क्या वजह है कि उन्होंने यूबीटी वाली शिवसेना को छोड़कर उन्होंने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को चुना? क्योंकि यूबीटी हमारी जो पार्टी है शिवसेना, वो राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रही है, और वो किस मकसद से लड़ रहे हैं सब जान रहे हैं। बीजेपी कैसे अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, एल टीम सबको लगा देती है काम पर, तो उनको लगा दिया काम पे। क्या आप बोलते रहिए शिवसेना की तरफ से, और वो भी शिवसेना नाम भी उनके पास कुछ दिनों का किराए पे गया हुआ है, वो भी अभी 11 तारीख को निर्णय आ जाएगा, वो भी थप्पड़ अभी खाने को रेडी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम शिवसेना की बात करते हैं, महाराष्ट्र से पार्टी आती है, प्लेस ऑफ ओरिजिन है, लेकिन महाराष्ट्र की 2-3 इमेजेस, जब महाराष्ट्र का नाम आता है तो दिमाग में आती है बॉलीवुड है, बाला साहब ठाकरे है, शिवसेना है, लेकिन एक इमेज ये भी दिमाग में आती है कि फार्मर सुसाइड रेट जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं का है तो महाराष्ट्र का है। आप उस पार्टी की एमपी है जो उसी स्टेट से एक पार्टी शुरू हुई है, तो आपने कभी ये चीज़ें जानने की कोशिश की है कि क्या रीज़न है और क्या, क्योंकि आपकी सरकार भी रही, स्थिति कभी इम्प्रूव नहीं हो पाई? आई एग्री विद यू, स्थिति इम्प्रूव नहीं हो पाई क्योंकि ये कि लोन का सर्कल बन गया है, और जो डेट्स का सर्कल जब बनता है तो और मोस्टली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फिनेंस नहीं मिलता है उनको। वो जो फिनेंस लेते हैं उन लोगों से लेते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, और भगवान ना करे उनका क्रॉप अगर बर्बाद हो जाए या बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो वो पूरा भुगतान उनको लोन का भी करना पड़ता है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट उन पर चढ़ता रहता है, और कभी कभी ऐसा हालत बन जाती है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है बट टू डू व्हाट दे डू। ये बहुत दुखद है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। जब हमारी सरकार थी, उद्धव साहब ने बहुत क्लियरली 2 साल, जो 2.5 साल में था, द फर्स्ट डिसीजन दैट वाज टेकन वाज कर्जा माफ़ी, कि कर्जा जो उन्होंने 2 लाख के ऊपर का लिया हुआ है उसकी कर्जा माफ़ी होगी, और वो हर घर पहुंचा है। आप अभी भी अगर कोई सर्वे करा लेंगे तो विदाउट कोई फेवर या विदाउट कोई फियर और मेकिंग देम फील एनी लेसर, उनका सम्मान किसी तरीके से कम ना हो, वो काम किया। पर साथ ही साथ हमने ऐसे, हम लोग की आइडियाज़ थे कि हम लोग जैसे मिलेट प्रोडक्शन हो, उनकी जो वाटर प्रोड्यूसिंग जो क्रॉप्स होते हैं, जो वाटर ज़्यादा लेते हैं, कंजम्पशन क्रॉप्स होते हैं, और बाढ़ जब सूखा पड़ता है सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं आती है। शुगर केन जो प्लांटेशंस होते हैं बहुत वाटर कंज्यूमिंग है,
तो उसको कैसे धीरे धीरे करके शिफ्ट करें थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एजुकेशन, वो हमने शुरुआत की थी। अनफॉर्चुनेटली वो उस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई है क्योंकि 2.5 साल ही वो सरकार रही, पर हमारा कमिटमेंट पूरा किसानों के लिए होगा कि किस तरीके से, पहले तो ऋण माफ़ी एक स्टेप है, हमें इंस्टीट्यूशनलाइज फाइनेंसिंग देने की ज़रूरत है और उनको किसान जो बीमा योजना है वो असफल रही है, इट हैज़न्ट बीन एबल टू हेल्प द फार्मर इन एनी वे। तो कैसे उसको एक प्रोडक्टिव वे में हम उनको इंश्योर करें, वो मैं मानती हूँ वो हमारा मेन फोकस रहेगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कास्ट सेंसस पे बात हो रही है और एक बड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस समय देश में खड़ा हो गया है इसको लेकर के, और कांग्रेस ने, वर्किंग कमेटी ने आज ये यूनानिमस डिसीजन पास आउट किया है कि उनके जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वो इसको लागू कराएंगे और बीजेपी को भी वो मजबूर करेंगे। मतलब आप एज ए पॉलिटिशियन क्या आप ये मानती हैं कि आज देश में एक माहौल बन गया है जो कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति का, जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था, और आप जो दूसरी पार्टियां उनके पास बीजेपी को काउंटर करने का, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ, उसका भी पार्ट है कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, और ये जो मुद्दा है इसी के सहारे जो है वो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां इस वक्त उसके पीछे ही होकर के सत्ता पाना चाह रही हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, आरजेडी और जेडीयू ने भी इसका ये कास्ट सर्वे कर उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं। आने वाले समय में कौन इसको अडॉप्ट करता है कौन नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल खुद भारतीय जनता पार्टी में सुशील कुमार मोदी जी ने आकर खुद ने श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब हम साथ में सत्ता में थे हमने ये शुरुआत की। फिर अपना दल की जो एमपी हैं और मंत्री भी हैं अनुप्रिया ने वेलकम किया है कि हमें चाहते हैं जाति जनगणना हो। तो ये तो हर पार्टी का अपना अपना निर्णय होगा, पर अगर ये डिसीजन, और 2011 का भी कास्ट सर्वे हुआ था जो ये सरकार ने रिवील नहीं किया है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम मैं इसको सिर्फ राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूँगी या ये नहीं देखूँगी ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। आई लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एम्पावरिंग, कि कैसे हम लोगों तक सही मायने में जो समर्थन की ज़रूरत है वो समर्थन दें, और जहाँ समर्थन कहीं खींचने की ज़रूरत है उसको खींचें, उसमें झिझक ना हो कि अगर आप सक्षम हो गए हैं, आपके पास है, तो कैसे हम उसको आई वुड से इक्वेट करें, इक्वल दर्जे पे लाएं। प्रियंका जी, अभी आपने बीजेपी की फ्री स्कीम को लेकर के बहुत अच्छा बोला, सुनने में अच्छा भी लगा, लेकिन आपकी जो अभी इंडिया गठबंधन है जिसमें आप भी साझेदार हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो अभी राजधानी में सत्ता में हैं, जो फ्री स्कीम के बहाने, या आप कह सकते हैं इसके रास्ते सत्ता में दोबारा आई है। कांग्रेस है जो अब छोटे छोटे राज्यों में भी फ्री का वादा कर रही है, घोषणा कर रही है। तो क्या आपका जो बीजेपी को लेकर के राय है, सेम राय इन दोनों पार्टियों को लेकर के भी है? देखिए, जो अगर आप यूरोपियन नेशंस देखते हैं, जो प्रोग्रेस्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, तो एजुकेशन हो, सबसे पहले एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसको हाईली सब्सिडाइज करती है, हाईली सब्सिडाइज यानी ना के बराबर होती है जो वो होता है, खर्चा होता है। तो वो इंडिया हैज़न्ट रीच दैट स्टेज। आज हमारे देश में इतनी गरीबी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी ठीक से नहीं चलते। मैं महाराष्ट्र से आ रही हूँ, महाराष्ट्र हाईएस्ट जीएसटी पेइंग स्टेट है, पर वहाँ पर हाल ही में एक ही हफ्ते में 46 डेथ्स हुई थी, जिसमें से 16 बच्चे थे जो एकदम नवजात शिशु थे, 2-2 दिन के बच्चे थे। उनको दवाइयों की कमी की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक चैलेंज है। अगर हम हेल्थ को फ्री करते हैं या हेल्थ को ज़्यादा सब्सिडाइज करते हैं, अ हेल्दी पेशेंट, अ हेल्दी इंडिविजुअल, महिला हो, बच्चा हो या पुरुष हो, वो इकोनॉमी को भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड इट इज़ अ प्रूवन स्टडी, इट्स अ प्रूवन स्टडी। अगर आप एजुकेशन को, मैं अमेरिका देखा है, अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, यूरोप में बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं। आज हमने ऐसी गेटेड रिपब्लिक बना दी है कि प्राइवेट स्कूल्स का एक जंजाल बन चुका है और इतनी हाई फीस होती हैं कि हम जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो सिर्फ इन्हीं स्कूल्स में होती हैं। तो अगर पब्लिक स्कूल्स में हम स्पेंडिंग अपनी बढ़ाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हम अपने बच्चों को के लिए और उनके परिवारों के लिए एक सब्सिडी जो दे रही है, परिवार को इमीडिएट बेनिफिट दे रही है, तो मैं उसको फ्री भी नहीं देखूंगी। मैं कहूँगी ये इन्वेस्टमेंट इन एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है। पर आप उनसे कहोगे चलिए हम रोजगार का माध्यम नहीं बना पा रहे हैं, हम कोई माध्यम नहीं बना पा रहे हैं, तो हम आपके घर में राशन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं, मैं आप खुद ही को आपसे कहूँगी मापदंड लगा लें कि ये क्या सही है। आप उनको रोज वो आपसे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमें रोजगार दे दीजिए, रोजगार के माध्यम आप बनाइए।
पर अगर हेल्थ एंड एजुकेशन या सब्सिडी मिलती है तो मैं उसको किसी भी तरीके से फ्री भी नहीं देखूंगी, मैं उसको एक इन्वेस्टमेंट देखूंगी। एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी जो कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़के पॉलिटिक्स में जन्म लेती है और उसके बाद उन्हीं के लीडर्स पर लगातार इस तरह का एलिगेशंस लगते हैं। मनीष सिसोदिया जो कि सेकंड इन कमांड थे पार्टी के भीतर, वो अरेस्ट हैं, लंबा वक्त हो गया है। 26 फरवरी को उन्हें अरेस्ट किया गया था सीबीआई ने। संजय सिंह की अरेस्ट हो चुका है। लगातार बड़े एक्शंस जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो एजेंसीज ले रही हैं। किस तरह से इंडिया अलायंस इस पूरे प्रकरण को देख रहा है? सबसे पहले मैं कहूँ 15 महीने से ये जांच चल रही है और सबको सोर्सेज के हवालों से आता है कि हाँ ट्रेल मिला है, ट्रेल मिला है, ट्रेल मिला है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। वहाँ के जज ने क्या कहा, जब मनीष सिसोदिया जी की बेल हियरिंग के बारे में बात हो रही थी, मनीष सिसोदिया जी के केस के लिए ये कहा कि अगर आप ये ट्रायल कोर्ट में चलाते हैं, ये ट्रायल कोर्ट में ही कोलैप्स कर जाएगा, जो एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ महाराष्ट्र, मुंबई में। महाराष्ट्र में संजय राउत जी को अरेस्ट किया, पीएमएलए के एक्ट के अंदर अरेस्ट किया। 3 महीने उनको जेल में डाला। कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, कहा कि एविडेंस कोर्ट में, एविडेंस कोर्ट में। वहाँ पर कोर्ट में जब गए, जब बेल हियरिंग थी, 2 बार पोस्टपोन हुई थी कि उन्होंने मांगा था कि कस्टडी होनी चाहिए। तीसरी बार बेल ऑर्डर क्या आया? बेल ऑर्डर ये आया, और ये जानना ज़रूरी है जनता को। बेल ऑर्डर में कहा कि आपने एक सिविल केस को आपने क्रिमिनल केस बनाकर एक इनोसेंट को आपने जेल में डाला और तकलीफ दी। ये बिल्कुल ही गलत है। तो मैं आपको कहूं, अगर मनीष सिसोदिया जी को इतने समय से बेल नहीं मिली, क्या वो कन्विक्ट हो जाएंगे? इसके लिए बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि अब तक वो लोग एक्सटेंशंस मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कुछ ना कुछ नई बना कर डाल रहे हैं। बट डज दैट बिकम एविडेंस? और क्या वो एविडेंस ऐसा है जो फुल प्रूफ है और इनको दिखा दे? कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। सच्चाई ये है, ये एक हरासमेंट का टूल बन चुका है और ये अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको एक और आंकड़ा देती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि 4 गुना इजाफा हुआ 95% ऑपोजिशन के लीडर्स को होता है। कन्विक्शन रेट आपको पता है कितना है? लेस देन 3%। यानी आपने प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना डाला है। और अगर हम इस समय पर आवाज़ नहीं अपनी बुलंद करेंगे और ऐसे नहीं खड़े होंगे साथ में, तो ये लोग सभी को भ्रष्टाचारी बता देंगे। और जिनको भ्रष्टाचार बताया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, आज आपने उनको वाइट वॉश करके अपनी वॉशिंग मशीन में आपने उनको अपने साथ रख लिया है। तो देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देश के सारे भ्रष्ट वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक हर्षवर्धन पाटिल है महाराष्ट्र में, कांग्रेस में होते थे, बीजेपी में ज्वाइन किया। उन्होंने एक कमेंट किया कि जब से मैं बीजेपी में गया हूँ मुझे रात में चैन की नींद आती है, क्योंकि मुझे पता है ईडी सीबीआई आईटी मुझे कुछ छू भी नहीं सकता है। ये आपने हालत बना दी है। खुल के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया है तो वो उनके पास एविडेंस है, एविडेंस बैक्ड है, इसलिए किया है। अच्छा, एक लाइटर नोट पे आपसे सवाल पूछती हूँ, क्योंकि अलग अलग राज्यों से खबरें आती रहती हैं विपक्ष के नेताओं पर रेड की। कभी ईडी पहुंची होती है, कभी इनकम टैक्स, कभी सीबीआई। तो क्या कभी आप लोग आपस में बात करते हैं कि आज किसका नंबर है? हाँ, बिल्कुल। हम लोग मजाक में, जैसे आपने लाइटर नोट पे पूछा, हम भी लाइटर नोट पे ये चर्चा करते हैं कि आज ज़्यादा मत बोल देना वरना ईडी आ जाएगी दफ्तर में। ज़्यादा मत कुछ कह लेना, मोदी जी के सामने कुछ मत बोलना, अमित शाह जी को गुस्सा मत दिला देना। बट नहीं, आई मीन आज ऐसा जोक बन गया है। मैं आपको एक और ध्यान दिलाना चाहूँगी। मुंबई में जब कोविड का कार्यकाल था, तब एक जाने माने एक्टर ने सुसाइड किया था। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ सुसाइड है क्योंकि वो सुसाइड था। पर उसमें एक महिला को आपने जेल के अंदर डाला, उनको डायन कहा, उनको क्या क्या चुड़ैल कहा, उनको क्या क्या नहीं कहा कि ये ड्रग माफिया की क्वीन है, ड्रग्स लेती थी, क्या क्या आरोप नहीं लगाए। टेलीविजन चैनल्स पे 24 घंटे वही चलता था। एक महिला की अपनी धज्जियां उड़ा दी, जेल में डाल दिया। क्या हुआ? कोई भी साबित आप प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये एक लर्निंग होनी चाहिए हम सबके लिए। आज हमारे लिए आ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, आप लोग सब चुप हैं। जब आपके लिए आएंगे, आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा। अभी 46 लोगों के घर पे रेड की है, किसी को यूएपीए में डाला है, 2 लोगों को यूएपीए में। जब आप लोगों के घरों में ये यूएपीए लाने लग जाएंगे, तब कोई नहीं बचेगा आपका बचाव करने के लिए, जो चुप बैठे हैं इस समय पर। और ये दुख होता है
कि आज जो जेल में गया वो भ्रष्टाचारी हो गया, जिसको जेल में डाला वो हो गया, कन्विक्ट हो गया, और जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं बिल्किस बानो के, वो खुलेआम जिंदगी जी रहे हैं, वो भाजपा के मंच से दिखते हैं। तो इस तरीके की जो राजनीति चल रही है ये देश के लिए हानिकारक। अभी रिसेंटली हमने शरद पवार जी का स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का उनको कॉल आया, उन्होंने बताया कि 3 सीट्स वो कांग्रेस को ऑफर करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 4 पर वो खुद लड़ना चाहते हैं, 3 कांग्रेस को देना चाहते हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी को आप देख रही हैं, जिस तरीके से उसने ग्रोथ किया है, लगातार पॉपुलैरिटी और 2 राज्यों में सरकारें? देखिए, शॉर्ट टर्म टाइम में इतनी पॉपुलर हो जाना, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री रची है उन्होंने कि एक नई पार्टी है और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट, दिल्ली तो गढ़ माना जाता है, देश का कैपिटल है, राजधानी है, उसमें जीत पाई है और इतनी भारी जीत पाई कि सबको वाइप आउट कर दिया। फिर आप सेम पंजाब में हिस्ट्री आपने रची है, तो उनको कम में नहीं आंका जा सकता। और वो हर आप अलायंस में आप देखिए कि वो कॉन्फिडेंटली हर मीटिंग्स में आ रहे हैं, अपना पार्टिसिपेशन रजिस्टर कर रहे हैं। जो हमारी कमिटीज़ बनी हैं उस कमिटीज़ में भी पूरा उनका योगदान है, बातचीत चल रही है। जो पवार साहब ने कहा है उसका पुष्टि मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, पर जो भी निर्णय होगा, जब मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये ज़रूर कह सकती हूँ क्योंकि इंडिया समिट जब मुंबई में हुआ था मैं टोटली उसमें इन्वॉल्व थी, बहुत ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, बहुत ही एक गिव एंड टेक वाला इन्वायरमेंट है कि इस टाइम हमें सबको अपने म्यूचुअल, जो अगर पर्सनल डिफरेंसेस हों या म्यूचुअल डिफरेंसेस हों, उसको साइड में रखकर ऊपर उठकर देश के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि संविधानों के असूल हों या प्रजातंत्र के हों या जनता के जुड़े हुए मुद्दे हों उस पर। तो उसमें उनका काफ़ी पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। चूंकि 2024 की बात हम फिर से आ गई, अनुराधा ने जिक्र कर दिया है, इसलिए एक सवाल ये कि प्रियंका गांधी को लेकर आपकी जो नेमसेक है उन्हें लेकर आपने हाल में एक बात कही थी। आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से वो उतरती हैं तो अवश्य जीतेंगी 2024 में। आप इस बात पर अब भी कायम हैं और आपका तर्क इसको लेकर क्या है? देखिए, मुझसे ये सवाल किया गया था क्योंकि अजय राय जी ने कमेंट किया था कि अजय राय जी ने कहा था कि वो खड़ी होंगी तो जीतेंगी। तो मेरा भी मानना है कि अगर पहली बार कहीं चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में उनको जिम्मेदारी दी हुई है, तो पूरी जो कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है और साथ ही साथ नेशनल पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स कोशिश करेंगे कि उनको विजयी बनाएं। और सबसे ज़्यादा तो कहूँगी कि जो लोकसभा में प्रधानमंत्री बनारस का नेतृत्व कर रहे हैं, गुजरात से आते हैं, बनारस का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता होगा कि हम किसी और को भी ये मौका दें। प्रधानमंत्री तो वो अगर खड़े होते हैं, कहीं और से भी खड़े होते हैं, शायद जीत जाएं, पर प्रियंका गांधी जी को जिताने का इतिहास बनारस रचेगा। प्रियंका जी, मेरा सवाल आज की CWC बैठक से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जाति आधारित गणना होगी, और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। अब 2011 के बाद सेंसस हुई नहीं है। अब आप देखिए, जो भी स्कीम्स हैं आपकी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हों, जो भी हों, वो जाति जनगणना के आधार पे होती हैं। वो देखते हैं कि कौन सा वर्ग है जिसको देना है। वो 2011 के आंकड़े हैं, उसको भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो एक बार सर्वे की आंकड़े आएँ, फिर देखें कि फिर इकोनॉमिक उनका क्या एम्पावरमेंट हो रहे हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही हैं, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनको रीवर्क करना होगा। तो लागू तो तब होगा जब आप यू रीड आउट ऑफ दैट डेटा। अभी तो आपको बस संख्या पता चल रही है, कौन कितनी संख्या में है, फिर आप लोग का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कितना है, कौन पीछे रह गया है, वो फिर सर्वे का लागू करना की स्टोरी बाद में आती है। पहले जानना ज़रूरी है कि कौन कहाँ है, कौन वंचित है, कौन पीड़ित है। प्रियंका जी, आपके जवाबों में 2 शब्द मुझे थोड़ा सा मेरे कान खड़े हुए। उन पे एक तो आपने कहा कि एल्गोरिदम में बहुत से बयान सामने आ जाते हैं, और एक आपने गठबंधन की बात करते हुए कहा कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है और सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मेरा नाम वीर सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। एल्गोरिदम में चुनाव में डेफिनेटली ये बयान भी सामने आएगा। तो क्या महाराष्ट्र में अपने वोटर्स के सामने बीजेपी, ये शिवसेना को ये सवाल हैरान परेशान नहीं करेगा? उसके बाद जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट कब रिपीट किया? तो एक बयान सामने आएगा, वो तो बार बार उन्होंने बोला, हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि इस समय पर 100 साल पहले इतिहास में क्या हुआ था वो ज़रूरी नहीं है।
ज़रूरी है 100 साल आगे जाकर इतिहास कैसे रचना है और उसमें इंडिया के क्या योगदान रहेगा। तो उन्होंने जो कमेंट किया वो कमेंट उन्होंने किया, हमने अपनी आपत्ति बिल्कुल जताई है। प्रियंका जी, इंडिया अलायंस के पार्टनर अरविंद केजरीवाल आज ही 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान हुए हैं तारीखों के, तो उन्होंने कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मजबूती के साथ लड़ेंगे। तीनों ही राज्यों में बाइपोलर फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब वो मजबूती के साथ लड़ेंगे तो कौन कमज़ोर होगा, वो आम आदमी पार्टी का चुनावी इतिहास उठा के देख लीजिए। और क्या वो जब महाराष्ट्र में आएंगे चुनाव लड़ने मजबूती के साथ, तो क्या शिवसेना उनका वेलकम करेगी, यूबीटी वाली शिवसेना? सबसे पहले ये बाइपोलर फाइट ही रहने वाली है, ये मैं क्लियर कर दूँ। मजबूती से लड़ें जो भी हैं, बाइपोलर फाइट ही होने वाली है, तो उसमें कोई राय ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। एक होता है कि कितने वोट शेयर मिलें टू कंटिन्यू बीइंग अ नेशनल पार्टी, तो उनको भी ये चुनाव लड़ने की उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए उनके पास एक परसेंटेज ऑफ वोट शेयर होना ज़रूरी है। तो फिर से दोहराऊंगी, बाइपोलर इलेक्शन ही है। रही बात महाराष्ट्र की, हमारी लगातार उनसे बातचीत है, आम आदमी पार्टी से हमारा अच्छा तालमेल है और पर्सनली भी उद्धव साहब और आदित्य साहब अरविंद केजरीवाल जी से मिल चुके हैं और भगवंत मान से भी काफ़ी बार मुलाकातें हुई हैं। तो जो भी निर्णय होगा इंडिया के हित में होगा और इंडिया के साथ साथ भारत के हित में होगा और देश के हित में होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के हित में होगा। प्रियंका जी, जैसे अभी बात कर रहे थे कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है पॉलिटिकल विंडेटा है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस लीडर्स की लगातार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार कोई मंत्री, कोई लीडर, अभी रिसेंटली सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई, तो वहाँ पे भी यही बोला जाता है। तो ऐसे इंडिया अलायंस में कैसे चलेगा? आपको लगता है कि कहीं पे ये बात निकल के सामने आ सकती है जिससे इंडिया अलायंस में कोई दरार आ जाए? नहीं, अलायंस में कोई दरार नहीं आएगी और आपने देखा है उसके बाद भी, ऑफ कोर्स मैंने भी इस पे कमेंट किया है कि जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है, हमारी पार्टियों को बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो उसके अनुसार फॉलो करना ज़रूरी है। पर ये आपसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बैठकर, क्योंकि वहाँ से भी ऐसी बयानबाजी आ रही है, कटाक्ष आ रहे हैं पंजाब को लेकर, क्योंकि मेरा पंजाब में कोई स्टेक नहीं है, इसलिए मैं ओपनली बता रही हूँ। जो उनके बीच में चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन ठीक बैठे, तालमेल ठीक बैठे और कहीं भी ऐसा ना हो कि पॉलिटिकली ड्रिवन काम हो। एक राहुल गांधी के बारे में सवाल है कि इतने सालों में आपने राहुल गांधी को कितना बदलते हुए देखा और आप आज कितना उनको स्ट्रॉन्ग मानते हैं? देखिए, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा रही, वो काफ़ी हद तक उनकी जो सोच रही है वो जनता तक पहुंची। क्या होता था जब हम लोग राहुल गांधी जी की बात करते थे, इतना वो कैंपेन का पूरा टारगेट था वो राहुल गांधी जी बना दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाने के लिए आपने एक को बिल्कुल ही कम में आंकने का काम किया। जनता के पास वो मैसेज नहीं जा रहा था जो राहुल गांधी जी की सोच है, आइडियाज़ हैं और किस तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा ने उसको काफ़ी तरीके से उसकी कमी पूरी की है, जहाँ जहाँ कमियाँ थीं। और वो उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर हो, देश के मुद्दों को लेकर हो, राजनीति को लेकर हो, अपने विचार इंडिया को लेकर हो, उन्होंने काफ़ी साझा करने लगे हैं। मीडिया में भी उनका काफ़ी इंटरेक्शन होता है, तो उस माध्यम से हम देखते हैं। और उनका अब सोशल मीडिया गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। सो दैट वे ही इज़ कमिंग एज मोर इम्पैक्टफुल। एंड अगर आप कोई भी सर्वेज भी लेंगे तो उस सर्वे में भी उनकी जो ग्रोथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू मोदी जी, वो भी ग्रोथ दिखने को मिल रही है। विल इट मैच अप, वो टाइम बताएगा। जब नेशनल इलेक्शंस आती हैं अभी 2024 की, तो पंजाब में 1984 का मुद्दा बहुत उठता है 1984 में। तो अभी राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल गए, क्या आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आई थिंक, क्योंकि कनाडा में भी इस तरीके का माहौल बन रहा है, इस तरीके की कमेंट्स सिख कम्युनिटी के बारे में किए जा रहे हैं। इस समय पे उनको एक कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी था कि हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं। सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, और जो कि खालिस्तानी वो लोग हैं जिन्होंने उनकी दादी की हत्या की, तो कि उस सोच वाले थे, रेडिकल हो गए थे, उन्होंने की है। तो वो सबको ऊपर रखकर, देश को ऊपर रखा, सिखों को ऊपर रखा कि हमारे लिए आप हमारे साथ हैं। वो कुछ लोग जो वहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं वो आप नहीं हैं।
तो उनका मैसेज 1984 को लेकर कहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, सबने उस पर रिग्रेट, अफसोस किया है। पंजाब की जनता ने उनको फिर से विजयी बनाया है, दिल्ली की जनता ने उनको जिताकर भेजा है, प्राइम मिनिस्टर हमारे सिख प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ कि हम लोग अगर बार बार इतिहास में जाएंगे, इतिहास से सीख ले सकते हैं, इतिहास के हिसाब से आज के निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये मैं हमेशा माना है, इतिहास से सीख लो और एक नई एक विजन लाओ, पर इतिहास में जा जाकर अपने आज के निर्णय बनाओ जो कल आपका बिगाड़ेगा, वो सही नहीं है। प्रियंका जी, जब आप राज्यसभा के लिए भेजी गई शिवसेना की ओर से, तो शिंदे गुट के एक विधायक हैं, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की आपको लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आप जब शिवसेना में आई तो कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक जो उनकी राजनीति है उसमें असहजता फील हुई, या उनको ऐसा लगा कि आप उनकी जगह ले रही हैं? मुझे कभी किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी की जगह ले रही हूँ, या कभी किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे आउट ऑफ टर्न मुझे ये जगह मिली है। और आज तक भी वही सीन है। ये लोग जो हताश हैं, तिलमिलाए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि हम प्रखरता से उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो ईजीएस्ट टारगेट एक महिला को अटैक करने का क्या होता है? राजनीति हो, मीडिया हो, कॉर्पोरेट जॉब्स हो, सबसे ईजीएस्ट है कैरेक्टर असैसिनेशन। और मेरे बारे में तो क्या क्या टिप्पणियाँ नहीं हुई हैं और काफ़ी सालों से झेल भी रही हूँ। उम्मीद करती हूँ एक दिन ऐसा भी आएगा कि महिलाओं को उनकी काबिलियत पे टीका टिप्पणी करेंगे। आप मुझसे भिड़ो ना, आप मुझसे लड़ो, मैं लड़ने को तैयार हूँ। आप मुझे मुद्दों पे लड़ो ना, आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर आप अगर एक आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं, दिखाता है आपकी छोटी सोच है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्रियंका जी, रैप अप की तरफ आऊँगा और इसमें दो सेगमेंट हैं। एक तो सब्सक्राइबर सवाल का एक सेगमेंट होता है जिसमें हमारे जितने साथी हमें देखते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा हैं, वो हम बताते हैं उन्हें कि आप आ रहे हैं, तो वो अपने सवाल रखते हैं और बहुत ख़ास सवाल उन्होंने रखे हैं। एक आधा सवाल मेरा है। हिंदी की एक फेमस लोकत्ती है, का बरसा जब कृषि सुखान, यानी कि उस बारिश का क्या मतलब जब खेती सूख जाए। अब इस बात को मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी करी कि साहब की जो सरकार बनी उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, जब लेकिन सरकार छोड़ी गई, यानी कि वर्षा से चले गए उद्धव ठाकरे, वो बिना फ्लोर टेस्ट के चले गए। अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता और उन्होंने अगर वर्षा जो मुख्यमंत्री का आवास है अगर वो नहीं छोड़ते तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। आपको लगता है कि उस समय जो है जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया गया कि वर्षा को छोड़ दिया गया? सबसे पहले जो आपने शुरुआत की वो सूखा, बारिश का क्या फ़ायदा जब सूखा पड़ा हुआ है। आपने पतझड़ सुना है? जब पुरानी पत्तियाँ जाती हैं और नई उग कर आती हैं, हम इसको पतझड़ मानते हैं, आप उसको सूखा देख रहे हैं। सोच का और नज़रिए का फ़र्क है, क्योंकि हमारा जो काडर है पार्टी का वो बिल्कुल हमारे साथ है। कोई यहाँ से वहाँ नहीं गया। जो गए हैं वो सत्ता की लालच में गए और पैसे की लालच में गए, और वो सही स्पष्ट है, वो जनता भी देख रही है और जनता समझ रही है। तो हम इसको पतझड़ देखते हैं, सूखा नहीं कहेंगे। सूखा उन लोगों के मन में होगा जो उम्मीद कर रहे थे कि हम इस तरीके का माहौल बनाएं। दूसरी बात, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर फ्लो टेस्ट कर लेते, मैं मानती हूँ एक होता है मॉरल हाई ग्राउंड लेना। पावर इज़ नॉट एवरीथिंग। उद्धव साहब ने वो दिखा दिया, साबित किया। वो सत्ता का लालच नहीं था, वो जनता के मन में उन्होंने कहा मैंने फ्लो टेस्ट इसलिए नहीं लिया कि जब अपनों ने ही मुझसे विश्वासघात किया तो मैं क्यों वहाँ पे कटघरे में खड़ा होकर मैं फ्लो टेस्ट कराऊं। और मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये वर्डिक्ट क्या कहा है कि इतनी इलीगैलिटीज़ हुई हैं राइट फ्रॉम द गवर्नर टू एकनाथ शिंदे टू देवेंद्र फडणवीस टू द बीजेपी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इतनी गड़बड़ी की है, पर आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बात गई थी तो उन्होंने वो ऑन होल्ड रखा था, रेट्रोस्पेक्टिव। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर ये रीइंस्टेट होते भी, फिर से फ्लो टेस्ट होता, क्या होता उसका अंजाम हम जानते थे। तो इसको कहना जल्दबाजी में क्या सत्ता की लालच सब कुछ नहीं होती है। जनता को दिखा दिया कि अपने लोगों ने विश्वासघात किया है, और किसने कराया है? हमारे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस ने पीठ में खंजर घोंपा है।
और वो जनता समझ रही है। हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, बाबा से लेकर और क्या कहते हैं नेता सब लोग जो है 2 दिन बाद जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर चले जाते हैं। शिवसेना का क्या स्टैंड है इस पर? आपका संविधान, जो हम संविधान देखते हैं, क्या वो हमारे धर्म से अलग है? उसमें शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है, तो वसुदैव कुटुंबकम क्या है? संविधान में कहीं भी इस तरह का शब्द नहीं लिखा हुआ है वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। अगर मैं उनको परिवार का दर्जा दे रही हूँ तो मैं उसमें ढूंढूंगी उनमें और मुझ में क्या कमी है। एक परिवार में अगर मैं एक बड़े घर से आती हूँ, हम 5 भाई बहन हैं, तो मेरे माँ बाप, मेरे अगर परिवार हम हैं तो हम अपने आप में कमियां ढूंढेंगे और जो कमज़ोर है उसको और कमज़ोर करेंगे या उसको मजबूत बनाएंगे। परिवार का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी दुविधा में हैं और मैं आपकी बड़ी बहन हूँ या छोटी बहन हूँ, मैं आपको बचाने का काम करूँगी या आपको और डुबाने का काम करूँगी? क्या कहता है धर्म मेरा? क्या कहता है? वसुदैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया मेरा परिवार है, तो पूरी दुनिया को मैं ऊपर लेकर चलूँगी, पूरी दुनिया को आगे बढ़ाऊंगी। मेरा संविधान क्या कह रहा है? वही कह रहा है। मेरा संविधान ये कह रहा है आपस में कौन कहाँ पैदा हुआ वो मत देखो, एक समानता की जिंदगी जियो। तो मेरे संविधान में और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर है? अच्छा चलिए, मैं जो सब्सक्राइबर सवाल है उस पर ही आ जाता हूँ। तो पीके आनंद साहब ने एक सवाल किया है, उन्होंने कहा कि ओपीएस पर आपका क्या स्टैंड है? प्रियंका जी से उनका स्टैंड पूछिएगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर आपका स्टैंड क्या है? मैं इस पे ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरा ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग मेरी उतनी है नहीं, पर मुझे ये पता है कि जो उनके स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जो उनको लग रहा है कि उनको न्याय से वंचित किया जा रहा है, उनसे मिल बैठकर बातचीत होनी चाहिए, उसके आधार पे किसी तरीके का निष्कर्ष बनाकर निर्णय लेना जाना चाहिए, ना कि उनकी बातों को दरकिनार किया जाना चाहिए। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन, गिव एंड टेक होता है, हर चीज़ माई वे और द हाईवे नहीं चलती है। तो ये सारे निर्णय जो, क्योंकि ये मेरे समझ के परे हैं और महाराष्ट्र में ये अभी इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है, कुछ राज्यों में इसकी चर्चा ज़्यादा चल रही है क्योंकि चुनावी माहौल है, पर मेरा मानना ये है कि जो भी कुछ गिव एंड टेक जो मांग है उसको भी करना पड़ेगा, कुछ गिव एंड टेक सरकार को भी करना पड़ेगा। विजय हनकरे साहब पूछ रहे हैं कि हम इनको मतलब प्रियंका जी को मुंबई में खासदार देखना चाहते हैं, वो आपको सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं लोकसभा में। अच्छी सोच है मैं बस यही कहूँगी। अच्छा, आप मतलब अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो चुनाव लड़ेंगे? मतलब उनका सवाल तो यही है। मैं बस यही कहूँगी कि अगर मुझे पार्टी कोई भी काम देगी, कुछ भी काम देगी, ये कहेगी कैंपेन करो, महाराष्ट्र के हर कोने में जाकर करो, मैं सारे काम बिल्कुल उसी जिम्मेदारी से संभालूंगी जिस जिम्मेदारी से उन्होंने मुझे चुना है। जी, प्रताप तिवारी का सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा अगर इंडिया सत्ता में आती है, इंडिया अलायंस सत्ता में आती है, तो मीडिया पर वैसा ही बैन लगाएगी जैसे अभी जो है कांग्रेस ने 14 एंकरों पर लगाया है। बैन नहीं लगाया है, बहिष्कार किया है कि ऐसा है। मैं तिवारी जी से कहना चाहूँगी, तिवारी जी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती ना, जहाँ पे मणिपुर पे भी रोज़ चर्चा हो रही होती, जहाँ ब्रिजभूषण सिंह पे भी चर्चा हो रही होती, जहाँ महंगाई पे भी चर्चा हो रही होती, भ्रष्टाचार पे चर्चा हो रही होती, तो हम बिल्कुल रहते। अब 2014 के पहले की आपको बता देती हूँ, कितने सारे चैनल्स आए, अनगिनत चैनल्स आए, क्या किसी पे भी पाबंदी लगी? और वो जो डिबेट्स हुई भ्रष्टाचार को लेकर हुई, महिला सम्मान को लेकर हुई, भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप पूरे किए गए, प्रूव किए गए? किसी पे भी बैन लगा? सब गला फाड़ फाड़ कर इतने सारे आरोप लगाते थे, दिन रात एक नया स्कैम आता था, कोई भी एक स्कैम में पाबंदी लगी? सबकी जवाबदेही तय हुई। पर जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करते हो, जहां आप हर चीज़ ध्रुवीकरण के माध्यम से सोचते हो या केंद्र सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते हो, प्रधानमंत्री से ये नहीं कहते हो प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, उसमें हम यही पूछ लेंगे कि आपका चुनिंदा आम कौन सा है जो आप खाना पसंद करते हैं, कर लीजिए, हम पूछ लेंगे, पर करिए। तो बहिष्कार इसलिए करना पड़ा, और उन लोगों का खास करके जिन्होंने ये जर्नलिज्म के नाम पे एक धब्बा और कलंक बन गए हैं, एक लड़की की जिंदगी तबाह की है, जो मैंने आपको अभी मुंबई की सीन का बताया है आपको, जिन्होंने माहौल बिगाड़े हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और आप मुझसे कहोगे इनका बहिष्कार नहीं करो, इनको इनकरेज करें, हम गोदी में बिठाएं इनको,
गोदी में बैठे हुए हैं वो लोग, इसलिए उनको दिखाना जरूरी था कि गोदी से उठो, आपकी जिम्मेदारी है, चौथा स्तंभ हो इस देश की। तो इंडिया अलायंस ने कई सारी जो है अलग अलग सिस्टम बनाए, तो कोई सेंसर बोर्ड भी टाइप का बनाया होगा कि सेंसर सर्विलांसिंग कैसे की जाएगी, कि किसको टारगेट पे लेना है, किसको नहीं लेना है। ये एक अच्छा होगा ना, कुछ रास्ता तो बनाया होगा। अगर आप सेंसर होना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो अगर जन का मन ये है कि सेंसर हो तो सेंसर कर देंगे। पर मैं आपको यही कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम टू रिपोर्ट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज़ आप टेलीविज़न चैनल पे, मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। एक न्यूज़ चैनल ने 3 घंटे डिबेट किया कि रिया चक्रवर्ती ने एक फ़ोन कॉल किया, उनका नाम था AUT। आदित्य जी मुंबई में सब लोग जानते हैं, AUT के नाम से जाने जाते हैं। पूरा समय उसने 2-3 घंटे ये डिबेट चली, और पता है 3 घंटे डिबेट करने के बाद एंड में क्या कहा? ये जो AUT है उनकी फ्रेंड है, समथिंग समथिंग, सम लेडी फ्रेंड ऑफ हर्स। आपको कोई शर्म लाज लज्जा रह गई है? आप एक किसी पॉलिटिशियन का करियर जिसका कोई लेना देना नहीं था, ख़त्म करने में आप लोग भागीदारी ले रहे हैं। तो अगर हम आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग लेंगे तो उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस खतरे में आ जाती है। आई एम सॉरी, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आपको फ्रीडम मिली है स्पीच की तो अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है। कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एकनाथ शिंदे कल को कहें कि साहब गलती हो गई, फिर से जो है एक साथ मिलकर चलाते और शिवसेना को कायम करते हैं, वही विचार, वही सोच, और फिर से जो है हम लोगों के साथ जाते हैं, क्या उनको भूला करार दिया जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये भूले नहीं हैं, ये भटके नहीं हैं। इन लोगों ने सोच समझकर पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। और जो लोग अपनी पार्टी के ही साथ, जिन्होंने सब आपको हाथ में हाथ रखकर आपको आगे बढ़ाया, आपके सुपुत्र को, उस दिन मैं एक टीवी चैनल पे देख रही थी, कहते हैं तू है कौन, ऐसे करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आदित्य जी से सवाल पूछ रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहूँगी, वही लोग हैं जिन्होंने आपको MP की टिकट दी पार्टी से, वही लोग हैं जिन्होंने, आप बार बार कहते हैं मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाते चलाते कॉर्पोरेटर बने, मंत्री बने, सब कुछ जिम्मेदारी वाली जगह मिली हैं। तो मैं, उन्होंने कहीं स्पीच में कहा है, मैं ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहूँगी, मैं बस कहूँगी कि कुछ दरवाजे होते हैं जो हमेशा के लिए बंद होते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं, द टफेस्ट डिसीजन इन लाइफ इज़, इंग्लिश में है, टफेस्ट डिसीजन इन लाइफ इज़ विच ब्रिजेस टू बर्न एंड विच ब्रिजेस टू कीप। तो ये ब्रिजेस जो बर्न हो चुके हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट जब जाते हैं तो अब लड़ाई झगड़े तो खूब सारे रहते हैं, मतलब कि अपनी बात उठाते हैं। बेस्टी कौन है सबसे ज़्यादा जो बनती है, मतलब मज़े आते हैं, चलो भाई आज क्या है, खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैंने काफ़ी सारे दोस्त बनाए हैं। बीजेपी के किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि कहीं शायद उनकी टिकट ना कट जाए, तो मैं नहीं उनकी टिकट नहीं कटवाना चाहती। मैं चाहती हूँ वो बीजेपी उनको वापस से टिकट दे, वो लोग जीत कर फिर से लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए। पर मेरी जो पर्सनल, जो जिन्होंने मेरे हैंड होल्ड किया लिटरली, जब मैं राज्यसभा में आई और मुझे सारे तौर तरीके बताए, वहाँ पे एक सेंट्रल हॉल होता है, सेंट्रल हॉल में काफ़ी, अगर हम कैजुअली कुछ बोल देते हैं वो पूरे सेंट्रल हॉल में घूम जाती है खबर। तो वो मैं, जया बच्चन जी, आई वुड से जया बच्चन जी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, मुझे बताया क्या सही क्या गलत, कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या कहते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी घर के साथ जो है काम बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, और उसके बाद जो है इस तरह से पार्लियामेंट में भी लगातार बनी रहती हैं, और लगातार जो है लोगों के बीच भी, दर्शकों के बीच भी बनी रहती हैं। कैसे मैनेजमेंट करती हैं? मैं बताऊं, देश की 50% आबादी ये कर पाएगी, पर उनको वो अधिकार नहीं दिया, ना उनको वो अपॉर्चुनिटी दी। आपके यहाँ पे भी जो महिलाएं होंगी वो अपने बच्चों को भी संभाल लेंगी, अपने मम्मी पापा को भी संभाल लेंगी, सास ससुर को भी संभाल लेंगी, देवर और देवरानी को भी संभाल लेंगी, घर की जो भी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगी, और काम की भी जिम्मेदारी आकर करेंगी, और स्माइलिंगली करेंगी। तो वो, अगर वो अपॉर्चुनिटी एक प्रियंका ही नहीं है, हज़ारों लाखों की आबादी में प्रियंका हैं, और वो बस एक मौके का इंतज़ार करेंगे। अब आप अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं, निर्मम होकर बता सकती हैं कि आपको मंच पर कैसा लगा है? ऐसा हो गया कि मेरा पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, बट आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि काफ़ी फ्रैंक कॉन्वर्जेशन हुई है, काफ़ी बेबाक सवाल मुझसे पूछे गए हैं। तो और मेरी तो बस नेक्स्ट उम्मीद एक ही चीज़ है, एक ही एक्सपेक्टेशन आपसे है, नेक्स्ट टाइम इस हॉट चेयर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने करा है और वो आपके सारे सवालों के जवाब दे, जो आप लोगों के मन में 9.5 साल से ज़रूर रहे होंगे, पर आप पूछ नहीं पाए वो इस मंच पे ज़रूर आए।
So it was good fun. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। Thank you. Thank you so much.